गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो लास्ट क्लास में क्या देख रहे थे हम लोग? गवर्नमेंट। ठीक। तो लास्ट क्लास में हमने देखा आपके कि गवर्नमेंट हम आपके कहते किसे हैं। तो गवर्नमेंट आपके क्या है? एक ऐसी संस्था जो लोगों के विकास और कल्याण के लिए उसके ऊपर शासन करे। ठीक है। अब डेवलपमेंट एंड वेलफेयर करना ये ना तो किसी एक व्यक्ति के बस की बात है, ना ही किसी एक संस्था के बस की बात है। इसीलिए डेवलपमेंट एंड वेलफेयर करने के लिए तीन संस्थाएं एक साथ कार्य करती हैं और इन तीनों ही संस्थाओं के समूह को हम आपके कहते हैं क्या? गवर्नमेंट। कौन कौन सी? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है। लेजिस्लेटिव का काम क्या है? कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव कानून को लागू करना और जुडिशरी आपके कानून को प्रोटेक्ट करना। ठीक है। फोर्थ पिलर ऑफ गवर्नमेंट अब किसे कहते हैं? मीडिया। ठीक। किसी भी देश में आपके शासन बेहतर ढंग से चले या सरकार बेहतर ढंग से कार्य करे तो गवर्नमेंट के सारे पिलर्स का काम करना अच्छे तरीके से जरूरी है। ये हमने लास्ट क्लास में समझा था। अब आज हम देखते हैं आपके कि किसी भी देश में गवर्नमेंट के कितने टाइप हो सकते हैं, कितने प्रकार की आपके सरकारें हो सकती हैं। तो कितने प्रकार की हो सकती हैं?
तो किसी भी देश में आपके जो गवर्नमेंट या सरकार है ये तीन प्रकार की हो सकती है, ऑटोक्रेसी, ओलिगोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी। ठीक है, अब यहां समझना, ऑटो का मीन क्या होता है, सेल्फ, ठीक, डेमो यानी पब्लिक, और ओलिगो यानी सम पीपल, और क्रेसी मीन रूल। तो ऑटोक्रेसी का मतलब आपके हुआ क्या, सेल्फ रूल, यानी कि एक व्यक्ति का शासन। और जब एक व्यक्ति का शासन होगा तो वो हमेशा होगा राजतंत्र, जहां आपके राजा क्या करेगा, शासन, जो राजा ने बोल दिया वही शासन है। ठीक है, ये कहलाता है आपके क्या, ऑटोक्रेसी। ठीक, अब ओलिगोक्रेसी, ओलिगो यानी कि सम पीपल, क्रेसी यानी कि शासन, रूल। तो ओलिगोक्रेसी का मतलब क्या हुआ, कुछ लोगों का शासन। जब शासन के निर्णय सिर्फ कुछ ही लोगों में निहित हो तो ये कहलाता है क्या, ओलिगोक्रेसी। और डेमोक्रेसी का मतलब आपके रूल ऑफ पब्लिक, जनता का शासन। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो आपके ऑटोक्रेसी और ओलिगोक्रेसी है, यहां शासन करने की शक्ति आपके या तो किसी एक व्यक्ति के पास निहित होती है या फिर कुछ ही लोगों के पास। तो ऐसी सिचुएशन में यहां डिक्टेटरशिप, निरंकुशता। ठीक, यहां याद रखना, डिक्टेटरशिप ऑटोक्रेसी में भी हो सकती है, ओलिगो में भी हो सकती है, और होने को तो डेमो में भी हो सकती है। डिक्टेटरशिप यानी कि निरंकुशता। हम सामान्यतः बोलते हैं ना कि डिक्टेटर सिर्फ राजतंत्र में होती है, ऐसा नहीं है। सारे राजा डिक्टेटर नहीं थे, कुछ राजा डिक्टेटर हो सकते थे। ठीक, तो डिक्टेटरशिप या जो निरंकुशता थी वो किसी में भी हो सकती है, लेकिन ऑटोक्रेसी और ओलिगोक्रेसी में डिक्टेटरशिप की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है। इसलिए शासन की बेहतर व्यवस्था आपके कौन सी होती है, डेमोक्रेसी। ठीक है, तो वर्ल्ड में अगर हम देखें आपके, तो वर्ल्ड में इस समय जो ज्यादातर शासन व्यवस्था है वो कौन सी है आपके, डेमोक्रेसी। ओलिगोक्रेसी तो आपके बहुत कम दिखाई पड़ती है। ठीक है, जहां कुछ लोगों का आपके शासन हो। तो ओलिगोक्रेसी की अगर हम बात करें तो व्यवहार में तो आज भी हमें ओलिगोक्रेसी दिखती है। जैसे भारत में आपके डेमोक्रेसी है, लेकिन क्या शासन के निर्णय जनता लेती है? जनता तो आज भी पीएम और उसके गिने चुने 4-5 लोग, कुछ ही लोगों का तो शासन है। ठीक, थ्योरी में डेमोक्रेसी है लेकिन प्रैक्टिकली तो ओलिगोक्रेसी है। किसी भी जगह पे आप चले जाएं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, क्या शासन के निर्णय आज भी जनता लेती है? जनता ने तो सारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव चूज कर दिए, सारे के सारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी निर्णय नहीं लेते शासन करने के। जो रूलिंग पार्टी होती है उसके जो सबसे पावरफुल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वही लेते हैं शासन करने के निर्णय। ठीक, तो आपके अगर हम देखें तो थ्योरेटिकली डेमोक्रेसी है जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली आपके कुछ प्रभाव ओलिगोक्रेसी का दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे समझना। अब नेक्स्ट यहां देखें कि ओलिगोक्रेसी आपके ये तो उत्पन्न कहीं भी हो सकती है, ये ऑटोक्रेसी के अंदर भी हो सकती है, राजा को निर्णय देने वाले 3-4 लोग हो सकते हैं, ये डेमोक्रेसी के अंदर भी उत्पन्न हो सकती है। लेकिन व्यवस्थाएं ज्यादातर आपकी ऑटोक्रेसी या डेमोक्रेसी पे कंसंट्रेट होती हैं। अब यहां ऑटोक्रेसी और डेमोक्रेसी में एक बेसिक डिफरेंस समझना।
तो ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी में हमने आपके देखा क्या, रूल ऑफ किंग। ऑटोक्रेसी होता है राजा का शासन, ठीक है। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी आपके है क्या, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन। ये डेफिनेशन किसने दी थी डेमोक्रेसी की, अब्राहम लिंकन, ठीक है। डेफिनेशन याद रखना, एग्जाम में पूछते हैं। अब नेक्स्ट याद रखना कि ऑटोक्रेसी के अंदर ऑल पावर वेस्टेड इन किंग, यानी कि समस्त शक्तियां राजा के अंदर निहित होती हैं। यानी कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों पावर किसमें वेस्टेड है, किंग। कानून कौन बनाता है, राजा। कानून को लागू कौन करता है, राजा। न्याय कौन देता है, राजा। तो जब ये तीनों पावर किसी एक व्यक्ति में आपके निहित होंगी तो फिर वो व्यक्ति कहां, फिर तो वो भगवान बन गया, सब कुछ वही करता है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसी स्थिति में जो किंग होगा उसके डिक्टेटर बनने की जो चांसेस होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे, ठीक। तो अब यहां डेमोक्रेसी के अंदर ये डिक्टेटरशिप ना आए, इस वजह से यहां किया क्या गया, सेपरेशन ऑफ पावर। क्योंकि अगर डेमोक्रेसी के अंदर भी अगर ये तीनों शक्तियां किसी एक संस्था को दे दी गई तो वो संस्था भी तो डिक्टेटर बन सकती है, ठीक। तो डेमोक्रेसी के अंदर डिक्टेटरशिप को रोकने के लिए आपके लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू एक थ्योरी प्रपोज करते हैं, कौन सी, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहता है कि लॉ बनाने वाली बॉडी हो अलग, लॉ को एग्जीक्यूट करने वाली बॉडी हो अलग, और न्याय देने वाली बॉडी हो अलग। जब ये तीनों बॉडी आपके अलग होंगी तो इसका फायदा क्या होगा कि अगर कोई एक बॉडी डिक्टेटर बनने की कोशिश करेगी तो बाकी की दो बॉडीज उसको रोक देंगी। यानी तीनों बॉडीज एक दूसरे पे बेहतर चेक एंड बैलेंस इसका आपके लागू रखेंगे, ठीक। अगर लेजिस्लेटिव करती है आपके डिक्टेटर बनने की कोशिश तो जुडिशरी तुरंत आपके लेजिस्लेटिव के एक्ट को क्या कर देगी, नल एंड वॉइड। एग्जीक्यूटिव फॉलो करने से मना करेंगे। एग्जीक्यूटिव करती है तो लेजिस्लेटिव और जुडिशरी कंट्रोल करेंगे, और जुडिशरी करती है तो लेजिस्लेटिव अपनी पावर का यूज करेगी फिर, ठीक। तो यहां अगर कोई भी बॉडी डिक्टेटर बनने की कोशिश करेगी तो आपके बाकी की दो बॉडी आपके उसको डिक्टेटर बनने से रोक देंगी। तो ये सिस्टम होता है किसमें, डेमोक्रेसी में, सेपरेशन ऑफ पावर। ये प्रिंसिपल दिया था किसने, लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू, ये नाम याद रखना, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट अगला कंसेप्ट समझना आप लोग, अब अगला कंसेप्ट समझना, ऑटोक्रेसी के अंदर जो जनता होती है उसे हम कहते हैं प्रजा। यही बोलते थे ना हम इतिहास में, एंशिएंट मिडाइवल ब्रिटिश इंडिया में, कि हम इस राजा की प्रजा हैं,
और अब वर्तमान में क्या बोलते हैं हम भारत के नागरिक हैं। तो ये प्रजा और नागरिक में आपके क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जो प्रजा होती है, प्रजा के राजा के प्रति ड्यूटीज तो हैं, लेकिन प्रजा के पास कोई राइट्स नहीं होते। लेकिन जो सिटीजन होता है, अगर सिटीजन की ड्यूटीज हैं गवर्नमेंट के प्रति, तो सिटीजन को गवर्नमेंट के द्वारा राइट्स दिए गए होंगे। जैसे कि आपके पास अगर फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आपको फंडामेंटल राइट्स भी हैं, इसलिए आप हो नागरिक। तो नागरिक और प्रजा ये डिफरेंस होता है दोनों में। तो ऑटोक्रेसी के अंदर जो पब्लिक होती है उसे कहते हैं प्रजा, और डेमोक्रेसी के अंदर जो पब्लिक होती है उसे कहते हैं हम सिटीजन, ठीक है। सिटीजन वो होता है जिसके पास उस देश के राइट्स और उस देश के लिए जिसकी ड्यूटीज हो, ठीक है। अब इसके बाद में अब हम आपके देखते क्या है नेक्स्ट। तो प्रेजेंट में ये जो पूरा वर्ल्ड है, प्रेजेंट विश्व में आपके ज्यादातर जो सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं। और जहां लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अगर नहीं है तो वहां लोकतंत्र के लिए हमेशा से आंदोलन चलते हुए आ रहे हैं, ठीक है। इंडिया में भी डेमोक्रेटिक सिस्टम है। तो अब हम समझते हैं यहाँ डेमोक्रेसी को डिटेल में कि डेमोक्रेसी आपकी होती क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन क्या होता है, इलेक्शन में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या है, ठीक। डायरेक्ट इलेक्शन किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन किसे कहते हैं, ठीक। डेमोक्रेसी में गवर्नेंस सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, और डेमोक्रेसी में कंसंट्रेशन ऑफ पावर क्या होता है, ठीक। तो अगला टॉपिक है हमारा डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र। तो अब हम बेसिक समझेंगे डेमोक्रेसी के बारे में।
तो डेमोक्रेसी में सबसे पहले हम देखें कि डेमोक्रेसी का अर्थ क्या होता है। तो डेमोक्रेसी आपके दो वर्ड से मिलकर बना है, एक डेमो और दूसरा क्रेसी। डेमो का मतलब पब्लिक या पीपल और क्रेसी मतलब रूल। तो डेमोक्रेसी का मतलब रूल ऑफ पब्लिक या रूल ऑफ पीपल, जनता का शासन। ठीक है, अब हम आपके देखते हैं कि डेमोक्रेसी कितने टाइप की होती है। ये सारी हेडिंग नोट कर ली, तो एक एक करके अब ये सारी हेडिंग समझते हैं। तो डेमोक्रेसी के आपके टाइप,
कर लिया नोट। तो डेमोक्रेसी के आपके होते हैं दो टाइप, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को ही हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यानी प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र। ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी किसे कहते हैं? जब जनता स्वयं अपना शासन करे, पीपुल गवर्न देमसेल्फ या पीपुल रूल देमसेल्फ। ठीक, इसका मतलब आपके क्या हुआ कि जैसे मान लिया 50-60 लोग बैठे हुए हो, ठीक, कौन सा टॉपिक चलेगा ये आप डिसाइड करो, हम नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये निर्णय किसने लिया? आपने। तो ये होता है आपके क्या? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है। अब इसके बाद में दूसरा समझना, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है तो सही क्योंकि जनता स्वयं अपने ऊपर शासन करने के डिसीजंस लेती है, लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी की कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस आपके क्या है कि आप 100-200 लोग हो तब तो बैठ के निर्णय ले सकते हो। ठीक, एक आध गांव हुआ तब भी निर्णय ले सकते हो, एक आध कॉलोनी हुई तब भी निर्णय ले सकते हो। अगर पॉपुलेशन हो जाए 130 करोड़ या 140 करोड़, अब कैसे निर्णय लोगे? 140 करोड़ लोग एक साथ निर्णय ले सकते हैं? नहीं ले सकते। एरिया एक क्लासरूम है, आप डिसीजन ले सकते हो। एरिया एक गांव है, आप डिसीजन ले लोगे। एरिया हो जाए जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, अब कैसे डिसीजन लोगे? तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है तो अच्छी, लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी की कुछ लिमिटेशंस हैं, क्योंकि जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाए और एरिया बहुत ज्यादा हो जाए तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके जो डेमोक्रेसी है वो डायरेक्ट से शिफ्ट होगी कहां? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र। अब इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होगा? ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि यानी कि रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से शासन करती है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो आपके पब्लिक होगी ये इलेक्ट करेगी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को, और ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इनके ब्याह पे डिसीजन लेंगे इनके लिए। जनता क्या करेगी? एमपी एमएलए को इलेक्ट करेगी, और अब जनता की तरफ से निर्णय कौन लेगा? ये एमपी और एमएलए। ठीक, और ये करेंगे आपके इस जनता के ऊपर शासन। तो डेमोक्रेसी की ये व्यवस्था कहलाती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक, अब यहां नेक्स्ट याद रखना, अगर हम इंडिया की बात करें,
तो भारत के अंदर अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो भारत के अंदर आपके जितनी भी यूनिट्स आप लोगों को दिखाई पड़ती हैं, जैसे कि एमपी, एमएलए, विलेज पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि इनमें सब में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव रूल करते हैं आपके ऊपर। ठीक है, भारत में आपके डायरेक्ट डेमोक्रेसी की एकमात्र यूनिट होती है और उसे कहते हैं हम ग्राम सभा। ठीक है, क्योंकि ग्राम सभा के अंदर कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता। ठीक, तो अब यहां अगला क्वेश्चन ये आया कि ग्राम सभा हम कहते किसे हैं? अब ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या डिफरेंस होता है? ठीक, क्योंकि ग्राम पंचायत भी होती है एक। ठीक है, तो ये बेसिक आप समझ लो कि ग्राम सभा क्या होता है और ग्राम पंचायत क्या होता है। अब मान लो कि ये आपके कोई एक विलेज है, कोई भी आपके विलेज हुआ, इस विलेज की आपके पॉपुलेशन हमने मानी कि इस विलेज की आपके पॉपुलेशन है कितनी? 10,000। इस विलेज की पॉपुलेशन है कितनी? 10,000। ठीक है, अब एक गांव में अगर 10,000 लोग रह रहे हैं तो क्या पूरे 10,000 वोटर होंगे गांव में? कुछ लोगों की उम्र तो 18 साल से कम होगी, ये लोग तो वोट दे ही नहीं सकते। ठीक, तो हमने देखा कि गांव के अंदर पॉपुलेशन तो 10,000 है, लेकिन गांव के अंदर जो आपके वोटर हैं वो है सिर्फ 8,800, क्योंकि गांव की पूरी पॉपुलेशन कभी वोटर नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये जो आपके 8,800 लोग हैं, इन्हीं को हम कहते हैं ग्राम सभा। क्या कहते हैं इन्हें हम? ग्राम सभा। तो ग्राम सभा का जो मतलब आपके होता है वो क्या होता है? ऑल रजिस्टर्ड वोटर ऑफ द विलेज, ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स ऑफ द विलेज, किसी गांव के सभी पंजीकृत मतदाता। अब यहां याद रखना, अब विलेज पंचायत के जब भी आपके इलेक्शन होंगे तो ये 10,000 लोग भाग लेंगे या फिर आपके 8,800 लोग? 8,800 लोग। तो ये ग्राम सभा आपके इलेक्ट करती है किसको? विलेज पंचायत को। ठीक, तो विलेज पंचायत इलेक्टेड बॉडी है और ग्राम सभा के अंदर उस गांव के सभी वोटर्स आते हैं। ठीक है, तो ग्राम सभा का मतलब वोटर्स ऑफ द विलेज और ग्राम पंचायत का मतलब इलेक्टेड बॉडी ऑफ द विलेज। ठीक है, तो ग्राम सभा डायरेक्ट डेमोक्रेसी और ग्राम पंचायत इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि जहां इलेक्शन आ जाए वहीं डेमोक्रेसी कन्वर्ट हो जाएगी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। ठीक है, तो आपने देखा क्या कि ये जो आपकी ग्राम सभा है ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी की यूनिट हो गई, क्योंकि यहां कोई इलेक्शन नहीं है, और जैसे ही इलेक्शन आया वैसे ही आपके ये डेमोक्रेसी शिफ्ट हो गई किसमें? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्लियर हुआ? ग्राम सभा हर गांव के अंदर एक होगी। ठीक, अब ग्राम पंचायत का क्या होता है? अगर गांव बड़ा है तो एक गांव में एक से ज्यादा विलेज पंचायत हो सकती है, और अगर गांव छोटा है तो 2 और 3 गांव को मिला के भी एक विलेज पंचायत बनाई जा सकती है, ये ध्यान रखना। ठीक, कई गांव बहुत बड़े होते हैं, 3-3 पंचायतें होती हैं एक गांव में, और कई गांव इतने छोटे होते हैं कि 5-5 गांव की एक विलेज पंचायत होती है, लेकिन ग्राम सभा हर गांव की होगी। ठीक, अब अगला कंसेप्ट, देखो कोई गांव है, यहां 10,000 की जनसंख्या है।
10,000 तो वोटर होंगे नहीं। जितने गांव के वोटर हैं उन सबको मिला के कहते हैं हम ग्राम सभा। ठीक है, अब ग्राम सभा का कोई चुनाव नहीं होता गांव में, ग्राम सभा तो वहां प्रेजेंट जितने वोटर हैं सबको मिला के कहते हैं हम। तो इसका मतलब जब ग्राम पंचायत का इलेक्शन होगा तो ये 10,000 लोग तो वोट नहीं देंगे, लेकिन ये 8,800 तो देंगे, इनके पास वोटर आईडी कार्ड है। तो किसी गांव की जो ग्राम सभा होती है उसे, वो कैसी यूनिट है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि यहाँ इलेक्शन नहीं होता ना, और जैसे ही इलेक्शन हो जाए डायरेक्ट डेमोक्रेसी शिफ्ट कर जाएगी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में। तो ग्राम पंचायत के अंदर तो क्या होगा, पंच होगा, 4-5 आपके प्रतिनिधि होंगे। ठीक, तो ग्राम पंचायत में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ग्राम सभा में कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जब जनता स्वयं अपना शासन करे, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जब जनता पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से शासन करे। तो यहां पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है नहीं है, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी। यहां पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। किसका, ग्राम सभा का। आपके अगर अदर पर्पज हम देखें तो अदर पर्पज ये है कि गांव के अंदर ग्राम पंचायत को कंट्रोल करने के लिए ग्राम सभा को लाया जाता है, लेकिन व्यवहार में भारत के गांव के अंदर अवेयरनेस होती नहीं है। अवेयरनेस नहीं होती तो ग्राम सभा अपनी पावर का यूज नहीं कर पाती। इवन ग्राम सभा की मीटिंग ही कहां होती है, मैनुअल में आपके डला हुआ है कि साल में ग्राम सभा की 3 मीटिंग होंगी, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, होती ही नहीं है। यानी कि गांव की जनता को अभी अपने ग्राम सभा के और अपने राइट्स के बारे में मालूम ही नहीं है। भारत में ग्राम सभा की तरफ से जो आपके पावर यूज करते हैं ना, वो ग्राम पंचायत के ही लोग करते हैं। अदरवाइज ग्राम सभा चाहे तो ग्राम पंचायत को चेक एंड बैलेंस कर सकती है। ठीक, अब नेक्स्ट, स्पेशली भारत में जितनी भी शेड्यूल 5 स्टेट है ना, शेड्यूल 5 स्टेट यानी शेड्यूल 5 के अंदर आपके क्या दिया गया है, ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन, जनजातियों का प्रशासन। तो जो जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है ना, उन जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में विलेज पंचायत से ज्यादा पावरफुल ग्राम सभा है। ठीक, बिना ग्राम सभा की अनुमति के आपके विलेज पंचायत वहां कुछ कर नहीं सकती। क्या कौन करेगा, ग्राम सभा को कोई लीड नहीं करेगा, ये तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, सबको सहमति देनी पड़ेगी, यही तो समस्या है। अब मान लो कि आपके गांव में 5,000 वोट है, अब 5,000 में से जो सरपंच है 2,500 उसके फेवर में पहले ही है, ये प्रॉब्लम आती है ना। ठीक, अदरवाइज ग्राम सभा आपकी अगर इसमें मेजोरिटी वोटिंग हो जाए तो ये इसको कंट्रोल कर सकती है। मेजोरिटी वोटिंग होती कहां है, मीटिंग डेट पे कैसे मीटिंग करेंगे, गांव में क्या जमीन की कमी है क्या, बैठ जाओ कहीं भी खेतों में जाके। ग्राम सभा के अंदर कोई लीड नहीं करता, ग्राम सभा के अंदर जो फैसला होता है वो मेजोरिटी से होता है। वहां कास्टिंग वोट वाला सिस्टम नहीं है कि बराबर हो गए तो निर्णायक वोट दे दो, ये वाला सिस्टम नहीं है ग्राम सभा में। इसके अलावा कोई भी यूनिट अगर होगी तो वहां कास्टिंग वोट होता है, एक व्यक्ति भी निर्णायक वोट से बाजी पलट सकता है, यहाँ नहीं हो सकता ऐसा, यहाँ तो मेजोरिटी होनी चाहिए। इसीलिए तो इसे हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी की यूनिट बोलते हैं कि यहां जो जनता चाहेगी वही होगा। अब नेक्स्ट, अगला कंसेप्ट, अब अगला कंसेप्ट आप लोग समझना। अब जब बात आपके डायरेक्ट के बाद इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की हो तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की शुरुआत किससे होती है, इलेक्शन। बिना चुनाव के तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बन ही नहीं सकती। वोट तो सभी ने दिया होगा, इलेक्शन का मतलब क्या होता है, वोट दे के आते हो ना आप। इलेक्शन में जब आप किसी को वोट देते हो ना, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को, इसका मतलब ये होता है कि आपने अपने निर्णय लेने की शक्ति उस व्यक्ति को ट्रांसफर कर दी। इलेक्शन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ सॉवर्निटी, आपने अपनी संप्रभुता का हस्तांतरण कर दिया, ये होता है इलेक्शन का मतलब। ठीक है, अब जो मेजोरिटी से जो जीत जाता है इलेक्शन में, इसका मतलब उसके पास ज्यादा लोगों की संप्रभुता है, तो उसी को आपके विजेता घोषित कर दिया जाता है, और वो फिर आपके लिए शासन बनाने के लिए या आपके ऊपर शासन करने के लिए क्या हो जाता है, अथॉराइज्ड हो जाता है। जब भी कोई इलेक्शन होता है तो जिला कलेक्टर सर्टिफिकेट देता है ना,
जो व्यक्ति जीतता है। कलेक्टर के सर्टिफिकेट का ही मतलब यह है कि इस क्षेत्र से जनता ने अपने निर्णय लेने की शक्ति इस व्यक्ति को ट्रांसफर कर दी है। ये होता है सिंपल उस सर्टिफिकेट का मतलब। ठीक, तो इलेक्शन का जो आपके अर्थ होता है, तो इलेक्शन का अर्थ क्लियर हुआ, ट्रांसफर ऑफ सॉवर्निटी, यानी कि अपने निर्णय लेने की शक्ति को ट्रांसफर करना। ठीक है, जब हम किसी को वोट देते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमने अपनी डिसीजन मेकिंग पावर या अपनी सॉवर्निटी उसे ट्रांसफर कर दी। अब इलेक्शन जो होता है वो दो टाइप का होता है, डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब यहां देखें हम कि डायरेक्ट इलेक्शन किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट इलेक्शन किसे कहते हैं।
कर लिया नोट। तो इलेक्शन आपके दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट इलेक्शन और दूसरा इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो डायरेक्ट इलेक्शन, इस इलेक्शन में क्या होता है, जब पब्लिक स्वयं अपना रिप्रेजेंटेटिव चुने। जैसे कि आपके एमएलए का इलेक्शन होता है तो आप खुद वोट देते हो ना, लोकसभा एमपी का इलेक्शन होता है आप खुद वोट देते हो, विलेज पंचायत का इलेक्शन होता है आप वोट देते हो, ठीक, म्युनिसिपैलिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का आपके इलेक्शन होता है तब आप वोट देते हो। तो वह इलेक्शन जिसमें आप वोट दे सकते हो वो डायरेक्ट इलेक्शन, और वह इलेक्शन जिसमें आप वोट नहीं दे सकते वो इनडायरेक्ट इलेक्शन। प्रेसिडेंट इलेक्शन में दिया है कभी वोट, इनडायरेक्ट। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में दिया है, इनडायरेक्ट। राज्यसभा एमपी इलेक्शन में दिया है, इनडायरेक्ट। तो जिस इलेक्शन में जनता डायरेक्ट वोट दे वो डायरेक्ट इलेक्शन, और जिस इलेक्शन में पब्लिक वोट ना दे वो इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक, तो अब इन्हें फिर चुनता कौन है, इनडायरेक्ट इलेक्शन में पब्लिक नहीं चुनती, पब्लिक के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव इनको चुनेंगे। जैसे कि राज्यसभा एमपी को चुनते हैं कौन, विधायक, और विधायकों को कौन चुनता है, जनता। प्रेसिडेंट को कौन चुनते हैं, एमपी एंड एमएलए, एमपी और एमएलए को कौन चुनता है, जनता। ठीक, वाइस प्रेसिडेंट को आपके एमपी चुनते हैं, एमपी को कौन चुनता है, जनता। ठीक, तो डायरेक्ट इलेक्शन जब जनता स्वयं अपना वोट दे, और इनडायरेक्ट इलेक्शन जब पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव आपके आगे चल के उन्हें चुने। ठीक, तो दोनों क्लियर हुए कि डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है और इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आपके आगे आता है इलेक्शन मेथड्स, चुनाव की विधियां। ठीक है, तो इलेक्शन अगर हो रहा है तो कोई मेथड्स भी होंगी इलेक्शन की। प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन कैसे होता है, कभी बोलना भी मत है। प्राइम मिनिस्टर हमेशा अपॉइंटेड होता है, इलेक्टेड नहीं। इलेक्शन तो एमपी का होता है, प्राइम मिनिस्टर का थोड़ी होता है। प्राइम मिनिस्टर को तो अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, जो मेजोरिटी पार्टी का जो लीडर होता है उसे अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं आपके, पीएम और मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं होता, ये तो अपॉइंटेड है। क्या क्या कह रहे हो, प्रेसिडेंट इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक, पीएम का सुना है कि पीएम का इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन तो जनरल इलेक्शन तो एमपी का होता है, लोकसभा का, या जनरल इलेक्शन आपके विधायकों का होता है। सीएम का इलेक्शन सुना है, स्पीकर का इलेक्शन होता है, बिल्कुल इलेक्टेड होता है स्पीकर। ठीक है,
मेथड्स ऑफ इलेक्शन, चुनाव की विधियां। तो चुनाव की आपके दो विधियां होती हैं, पहला फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और दूसरा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था। ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का यूज भारत में किया जाता है डायरेक्ट इलेक्शन में, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का जो आपके यूज है ये किया जाता है इंडिया में इनडायरेक्ट इलेक्शन में। ठीक है, तो दोनों विधियां आपके होती क्या है, इनके लाभ क्या है, इनकी हानियां क्या है, इसको डिटेल में देखेंगे हम कल की क्लास में। ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ, प्रीवियस क्लास से या इस क्लास से? कोई डाउट नहीं?